प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लेके आए हैं सांख्यिकी का एक लेसन है जिसका नाम है सहसंबंध, कोरिलेशन। उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है सहसंबंध। महत्वपूर्ण लेसन है सहसंबंध, कोरिलेशन, कोरिलेशन। सहसंबंध क्या होता है भी? सहसंबंध होता है कि दो विभिन्न तथ्य होंगे, दो समंक होंगे, उनमें जो संबंध पाया जाता है उसे ही सहसंबंध कहते हैं। और सहसंबंध जब कभी दो या दो से अधिक समूह हो सकते हैं, दो वर्ग हो सकते हैं, दो समंक आंकड़े हो सकते हैं कि मध्य एक निश्चित जो समय सहसंबंध विद्यमान होता है उसे ही सहसंबंध कहते हैं। जैसे समझ सकते हैं हम कि वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर वस्तु की पूर्ति में वृद्धि, बालक की आयु बढ़ने पर उसकी लंबाई में वृद्धि, धूप अधिक होने पर गर्मी में वृद्धि, अधिक वर्षा होने पर उत्पादन में वृद्धि। तो ये सब सहसंबंध पाया जाता है। तो सबसे पहले जो परिभाषा है उस पर डिस्कस करते हैं कि जब कभी दो या अधिक समूह हैं या वर्ग हो सकता है, वर्गों तथा समंक यानी आंकड़े समंक मालाओं के मध्य एक निश्चित सहसंबंध विद्यमान है। तो उसे सहसंबंध कहते हैं। यह है सहसंबंध। जैसे किसी की वस्तु की पूर्ति में वृद्धि हो रही है तो उसके मूल्य में वृद्धि, या आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, पूर्ति में वृद्धि, मूल्य में वृद्धि। तो दो समंक है भी, एक तो पूर्ति और एक मूल्य, दोनों में वृद्धि हो रही है या दोनों में कमी हो रही है, वो एक सहसंबंध है। या फिर अधिक वर्षा होने पर उत्पादन में वृद्धि हो गई, कम वर्षा होने पर उत्पादन में कमी हो गई, या फिर धूप अधिक होने पर गर्मी बढ़ गई, धूप कम होने पर गर्मी कम हो गई। ये चाहे कमी हो या वृद्धि हो, लेकिन दोनों में समान दिशा में अगर किसी प्रकार का संबंध पाया जाता है तो उसे ही सहसंबंध कहते हैं। अगर वर्षा होने पर बालक की आयु नहीं बढ़ सकती तो ये कोई सहसंबंध नहीं है, तो इस प्रकार का कोई सहसंबंध नहीं होगा। लेकिन दोनों में संबंध जो पाया जाता है उसे ही सहसंबंध कहते हैं। अब बात करते हैं हम सहसंबंध के जो प्रकार है भी, कि सहसंबंध कितने प्रकार का होता है। तो सहसंबंध के प्रकार, सहसंबंध के प्रकार। अब सहसंबंध का जो पहला प्रकार है, 1 नंबर, वो है किस पर? परिवर्तन की दिशा, परिवर्तन की दिशा के आधार पर, किस दिशा में परिवर्तन हो रहा है उसके आधार पर। उसमें जो 1 नंबर है वो है धनात्मक सहसंबंध। अब ये धनात्मक जो सहसंबंध है भी, इसका क्या अर्थ होगा? दो जो चर है वो या तो समान दिशा में, एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं, एक में वृद्धि हो रही तो दूसरे में भी वृद्धि हो रही है। जैसे पूर्ति में वृद्धि, मूल्य में वृद्धि, या पूर्ति में कमी तो मूल्य में भी क्या हो गई? कमी। या तो समान दिशा में वृद्धि हो रही है या समान दिशा में कमी हो रही है, तो उसे धनात्मक सहसंबंध
कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? धनात्मक सहसंबंध। उसके बाद सेकंड है इसका ऋणात्मक सहसंबंध। ऋणात्मक इसका विपरीत है भी। इसका क्या विपरीत है कि एक चर में वृद्धि हो रही है तो दूसरे चर में क्या हो रही है? कमी हो रही है, यानी विपरीत हो रहा है, तो ये ऋणात्मक है। एक में वृद्धि होने पर दूसरे में जो कमी हो रही है वो कौन सा हो जाएगा अभी? ऋणात्मक। उसके बाद इसका जो सेकंड है 2 नंबर, वो है परिवर्तनों के अनुपात के आधार पर। परिवर्तनों के अनुपात के आधार पर, अनुपात के आधार पर। इसका जो 1 नंबर पॉइंट है जिसे हम क्या कहते हैं भी? रेखीय। इसे कहा जाता है रेखीय सहसंबंध। रेखीय सहसंबंध। अब रेखीय जो सहसंबंध है उसमें क्या होगा कि एक चर में वृद्धि, थोड़ी सी वृद्धि होने पर दूसरे चर में आनुपातिक वृद्धि होती है, स्थिर वृद्धि चलती है भी। जैसे इसमें 5% वृद्धि है तो इसमें 15% वृद्धि है। अगर ये 10 हो जाएगी, ये अगर डबल हो गई तो ये भी डबल हो जाएगी। जैसे ये 10 हो गई तो ये कितनी हो गई? 30 हो गई। ये कितनी हो गई? 30। जैसे एक चर में 5% वृद्धि होती है, दूसरे में 15%। अगर इसमें 10 हो जाएगी तो इसमें 30 हो जाएगी। यानी स्थिर रूप से, आनुपातिक रूप से जो वृद्धि हो रही है, जिसमें इसमें 5 है इसमें 15 चल रही है वृद्धि। अगर इसमें बढ़कर 10 हो गई तो इसमें बढ़कर 30 हो गई। समान नहीं चल रही है भी, आनुपातिक रूप से स्थिर चल रही है वृद्धि। वृद्धि उसी अनुपात के आधार पर इसमें वृद्धि हो रही है। उसके बाद 2 नंबर जो है इसका, वो है वक्रीय, वक्र रेखीय सहसंबंध। अब वक्र रेखीय सहसंबंध जो है वो समान दिशा में नहीं, किसी भी दिशा में इसका कभी वृद्धि हो, कोई भी दिशा हो सकती है। ये नहीं समान दिशा में रेखा के तौर पर नहीं होता है, वक्र के तौर पर। जैसे ये इस दिशा में जा रहा है, ये इस दिशा में जा रहा है, इस प्रकार की कोई कमी वृद्धि होती है, वो वक्र रेखीय है। उसके बाद 3 नंबर जो है इसका, वो है चरों के आधार पर। चरों के आधार पर। चर जो है, अब इसमें जो चर है भी, एक तो है सरल, सरल या साधारण सहसंबंध कह सकते हैं, साधारण सहसंबंध। उसके बाद आंशिक, आंशिक सहसंबंध। आंशिक। उसके बाद जो 3 नंबर है इसका, वो है बहुगुणी, बहुगुणी सहसंबंध, बहुगुणी सहसंबंध। इसके सहसंबंध है भी। अब देखो भी ये क्या है, ये साधारण क्या है, आंशिक क्या है, इसकी परिभाषा बोल देता हूँ। उसके बाद ये किस प्रकार के होंगे इस पर बात करेंगे हम। तो ये जो आपका सहसंबंध है, कौन सा? साधारण और आंशिक, और उसके बाद कौन सा है भी? बहुगुणी। तो सबसे पहले बात करते हैं साधारण। जब दो समकक्ष श्रेणियों के मध्य सरल सहसंबंध हो, इन सामान्य सहसंबंध हो, तो वो साधारण है। आंशिक, जो साधारण का मतलब आंशिक, जब दो श्रेणियों के मध्य दो चरों के अलावा भी सहसंबंध हो। जैसे भी आलू की बात करते हैं, आलू का उत्पादन, वर्षा अधिक हो गई तो आलू का उत्पादन अधिक हो गया, साधारण है।
आंशिक इसमें और शामिल कर देते हैं किसको, मिट्टी को। उपजाऊ भी होनी चाहिए, तो वर्षा होनी चाहिए, आलू भी होना आलू का उत्पादन भी होना चाहिए और मिट्टी भी उपजाऊ होनी चाहिए। आंशिक हो गया। बहुगुणी, इसके साथ साथ क्या होगा, अब तापमान को जोड़ दीजिए कि तापमान भी बराबर कंट्रोल में होना चाहिए और एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, तो वो बहुगुणी हो जाएगा। इन कई प्रकार के फैक्टर हैं आलू उत्पादन में। वर्षा भी होगी, आलू का उत्पादन भी होगा, तापक्रम भी निश्चित होगा और इसके साथ साथ भूमि उपजाऊ भी होगी। तो ये जो फैक्टर है ये कौन सी हो गई, बहुगुणी सहसंबंध हो गई। इसके बाद जो सहसंबंध है, अब जो सहसंबंध का परिमाण, अब जो परिमाण सहसंबंध है उसमें एक नंबर बात करते हैं हम भी, जो एक नंबर है पूर्ण सहसंबंध। पूर्ण सहसंबंध, अब पूर्ण जो सहसंबंध है वो दो जो समंक होंगे उनमें चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, एक ही दिशा में होगा, चाहे दोनों धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक हो, तो वो क्या होगा, पूर्ण सहसंबंध होगा। तो उसका मान जो है वो किसके मध्य होगा, या तो दोनों में क्या हो रही हो भी वृद्धि, या दोनों में क्या हो रही हो कमी, या तो दोनों में वृद्धि या दोनों में कमी, तो वो पूर्ण धनात्मक होगा और इसका जो मान है वो +1 और -1 के मध्य होना चाहिए, तभी तो पूर्ण सहसंबंध पाया जाता है। उसके बाद 2 नंबर, सहसंबंध का अभाव। सहसंबंध का अभाव, सहसंबंध का अभाव, यदि दो समक के बीच आपस में किसी प्रकार की कोई निर्भरता नहीं है, यानी एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या माना जाता है, उसका अभाव माना जाता है और इसका जो मान है वो क्या होता है, 0। क्या होता है भी, 0। जैसे वर्षा अधिक होने से वाहनों में दुर्घटनाएं बढ़ रही है, तो इनमें कोई आपस में कोई निर्भरता नहीं है, तो इसलिए ये सहसंबंध मान्य नहीं है। या फिर ज़्यादा गर्मी बढ़ने से बालकों की लंबाई अधिक बढ़ रही है, तो इनमें भी कोई सहसंबंध, यानी आपस में कोई निर्भरता नहीं है, तो ये सहसंबंध नहीं है, सहसंबंध का क्या है, अभाव पाया जाता है। उसके बाद पति की उम्र बढ़ने से पत्नी की भी उम्र बढ़ रही है। उसके बाद जो 3 नंबर हमारा है सीमित सहसंबंध। सीमित सहसंबंध, अब जो सीमित सहसंबंध है उसमें 3 प्रकार के हैं। एक तो उच्च स्तरीय धनात्मक या ऋणात्मक, मध्यम धनात्मक या ऋणात्मक, और उसके बाद जो है आपका निम्न स्तरीय धनात्मक या ऋणात्मक। अब आपको अपनी स्क्रीन पर एक टेबल सी दिखाई दे रही है, उसको देखिए भी, धनात्मक ऋणात्मक लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट है पूर्ण। जब भी कंप्लीट होगा, पूर्ण होगा धनात्मक या ऋणात्मक, तब उसका मान प्लस धनात्मक होगा +1 होगा, माइनस होने पर ऋणात्मक होने पर -1 होगा। अति उच्च, अगर अति उच्च होगा तब इसका मान जो है वो धनात्मक होने पर 0.9 से अधिक होगा और माइनस होने से -0.9 से अधिक होगा। सामान्य है तब इसका मान जो है वो 0.75 से 0.90 के बीच होगा और माइनस होने पर -0.75 -0.9 के बीच होगा। मध्यम होने पर 0.60 से 0.75 होगा और ऋणात्मक होने पर -0.60 -0.75 के बीच। मध्यम होने पर देखिए भी, एक बार देखिए, मध्यम होने पर 0.60 0.75 के बीच होगा और 0.60 0.75 के बीच होगा। निम्न होने पर 0.30, देखो भी मान में कमी हो रही है, 0.30 के बीच होगा, 60 के बीच होगा और माइनस होने पर -0.30 और -0.60 के बीच होगा। अति न्यून होने पर 0.30 से कम,
-0.30 से कम। अनुपस्थिति में दोनों में क्या है, शून्य है, दोनों में क्या होगा भी, शून्य होगा। तो ये तो है हमारा सीमित सहज संबंध। अब करते हैं विधियों की बात। जो सहज संबंध की विधियां हैं भी, कितनी विधियां हैं, उनके क्या क्या नाम हैं, उसमें देखो सबसे पहले सहज संबंध की विधियां। सहज संबंध की विधियां, सहज संबंध की जो विधियां हैं वो दो प्रकार की मानी जाती है। दो प्रकार की, एक तो बिंदु रेखीय, बिंदु रेखीय विधि, एक तो हमारी बिंदु रेखीय विधि है, दूसरी गणितीय विधियां हैं हमारी। गणितीय विधियां, और हमारे जो महत्वपूर्ण है वो कौन सी है कॉलेज की दृष्टि से, गणितीय विधियां। अब देखिए भी सबसे पहले बिंदु रेखी जो विधि है उस पर डिस्कस करते हैं, कितने प्रकार की हैं। तो इसमें देखो भी ये जो एक नंबर है इसका पार्ट, जिसका नाम है बिंदु रेखीय विधि, वापस बिंदु रेखीय विधि। उसके बाद इसका जो 2 नंबर भाग है उसका नाम है सह संबंध रेखा चित्र, सह संबंध रेखा चित्र। और गणितीय जो रीतियां हैं और जो हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है उसकी बात करते हैं भी। सबसे महत्वपूर्ण सहसंबंध की जो रीति है जिसे सर्वश्रेष्ठ विधि कहा जाता है, कार्ल-प्रिंस का सहसंबंध गुणांक, सहसंबंध गुणांक। उसके बाद इसकी जो दूसरी है वो क्रमांतर सहसंबंध, क्रमांतर सहसंबंध रीति। विधि। और उसके बाद जो 3 नंबर है इसकी वो है संगामी विचलन विधि, संगामी विचलन विधि, विचलन विधि। उसके बाद अंतिम जो है इसकी वो है न्यूनतम वर्ग रीति, न्यूनतम वर्ग विधि। तो ये हमारी कितने प्रकार की है भी, ये 4 प्रकार की रीतियां हैं हमारी, जिसमें सबसे पहले जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं कौन सी है हमारी कार्ल-प्रिंस की सहसंबंध जो गुणांक रीति है, जो सबसे महत्वपूर्ण रीति है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक नंबर गुणांक, ये तो 1 नंबर रीति है, इस पर डिस्कस कर रहे हैं। अब इसकी जो महत्वपूर्ण बात है इस रीति की वो क्या है भी कि एक तो ये जो रीति है ये हमें दिशा और मात्रा का अनुमान बताती है। ये हमें 2 चरों के बीच एक तो दिशा का ज्ञान कराती है भी, और एवं
मात्रा का भी ज्ञान कराती है। 1 नंबर। 2 नंबर जो इसकी बात है, ये जो रीति है वह समांतर माध्य, समांतर माध्य वह परमाव विचलन पर आधारित है, परमाव विचलन पर आधारित है। तीसरी जो इसकी महत्वपूर्ण बात है कि ये सह संबंध की सर्वश्रेष्ठ रीति है। ये जो विधि है ये सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, सर्वश्रेष्ठ विधि है। अब इसके बाद अगर हमें इसका सह विचरण ज्ञात करना हो, यानी इसका कोवेरियंस ज्ञात करना हो, कोवेरियंस ज्ञात करना हो यानी सह विचरण ज्ञात करना हो, तब इसका सूत्र होगा सिग्मा एक्स वाई बटे एन। उसके बाद बात करते हैं हम इसकी जो गुणांक की, सह संबंध गुणांक की जो श्रेणियां हैं, सह संबंध गुणांक की जो श्रेणियां हैं वही 3 प्रकार की मानी जाती है, व्यक्तिगत, खंडित और अखंडित। 1 नंबर तो होगी इसकी व्यक्तिगत। उसके बाद खंडित और अखंडित को मैं एक साथ लिख देता हूँ क्योंकि दोनों के फॉर्मूले सेम ही हैं, अखंडित। अब देखो भी सबसे पहले व्यक्तिगत में जो 1 नंबर है, कौन सी? प्रत्यक्ष रीति, प्रत्यक्ष रीति। अब इसका क्या फॉर्मूला है प्रत्यक्ष रीति का? अब प्रत्यक्ष रीति, अब इसे सह संबंध को हम आर से, कोरिलेशन है ना, आर से व्यक्त करेंगे। अब इसका जो फॉर्मूला होगा, साथ साथ में लिखे भी, कॉपी पेन निकालें और थोड़ा लिखें, याद हो जाए। लिखिए लिखिए, सिग्मा एक्स वाई इंटू, ये इंटू है, एन माइनस ब्रैकेट सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई और ब्रैकेट बंद, बटा सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस ब्रैकेट सिग्मा एक्स ब्रैकेट बंद उसका स्क्वायर। उसके बाद ये जो सेम फॉर्मूला है, ये तो एक्स का है भी पूरा, ये सेम हम वाई का लिखेंगे। देखो, सिग्मा वाई का स्क्वायर गुणा एन माइनस सिग्मा, ये एक्स है क्या, ये वाई हो जाएगा, इसका क्या होगा, स्क्वायर। अब देखो इसमें 2 चर है भी, एक्स और वाई, क्योंकि सह संबंध में पढ़ा है हमने कि 2 चर होने जरूरी है, तो ये 2 चर का फॉर्मूला है, ये ध्यान रखें, 2 चर का ही फॉर्मूला है। 2-4 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा ये। उसके बाद बात करती है तो व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत की प्रत्यक्ष रीति है। उसके बाद ये लिखते हैं हम कल्पित रीति, कल्पित कह सकते हैं, मध्य विचलन रीति कह सकते हैं भी। अब इसकी ये हम कल्पित भी बोल सकते हैं इसको, मध्य रीति, और इसके साथ साथ इसे विचलन रीति भी, जिसमें क्या ज्ञात होता है भी, किसी मान को लेकर हम क्या ज्ञात करते हैं, dx ज्ञात करते हैं क्या, dx। तो कल्पित मध्य रीति भी बोल सकते हैं इसे, क्या बोला जा सकता है, कल्पित मध्य। इस रीति से किस प्रकार हल करते हैं, जिसे हम लघु रीति भी बोलते हैं भी। अब इसका जो सूत्र है, इसमें dx हो जाएगा, ये सेम फॉर्मूला है, बस इसमें क्या करना है आपको, dx सिग्मा dx इंटू dy गुणा n माइनस ब्रैकेट सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy ब्रैकेट बंद।
बटे रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस ब्रैकेट सिग्मा डी एक्स इसका होल स्क्वायर। ये तो हो गया एक्स, अब लिखते हैं वाई सिग्मा डी वाई का स्क्वायर इंटू एन माइनस ब्रैकेट सिग्मा डी वाई ब्रैकेट का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले, इसके साथ एक फॉर्मूला और है अभी। वैसे तो हम ये दो फॉर्मूले उपयोग में लेंगे। अगर कोई छोटा क्वेश्चन आ जाए तो आप इस फॉर्मूले का भी उपयोग कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स, स्टैंडर्ड डिविएशन वाई। अब इसमें एक ही फॉर्मूला लिखता हूँ भी। ये जो पूरा सूत्र है इसमें हमें एफ लिखना है बस, क्योंकि इसमें क्या आएगा, दोनों रीतियों में एफ, ये तो पहचान है, इसमें फ्रीक्वेंसी आएगी। तो इस पूरे सूत्र में हम क्या लिख देंगे, एफ लिख देंगे, तो इसका सूत्र बन जाएगा। इसका सूत्र क्या होगा, जैसे ये है एफ डी एक्स डी वाई इंटू एन। ये ध्यान रखिए यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है, ये डी एक्स डी वाई है, ये ध्यान रखिए थोड़ा सा, ये डी एक्स डी वाई है, माइनस ब्रैकेट सिग्मा डी एक्स, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा अभी, एफ डी एक्स इंटू सिग्मा एफ डी वाई ब्रैकेट बंद। एफ जुड़ा है बस, केवल एफ शामिल हो रहा है। अब इसकी बारी है भी, यहाँ पर लिखते हैं स्क्वायर इंटू एन माइनस ब्रैकेट एफ डी एक्स ब्रैकेट बंद, इसका स्क्वायर। अब बारी है वाई की, सिग्मा डी सब लिखेंगे एफ डी वाई का स्क्वायर इंटू एन माइनस ब्रैकेट स्टार्ट सिग्मा एफ डी वाई ब्रैकेट बंद, इसका स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होगा भी, तो ये थोड़ा ध्यान रखें बस। तो आज आप इस फॉर्मूले को लिखे याद कीजिए भी। जैसे ये महत्वपूर्ण विशेषकर ये तीन है, इन तीनों में से ये तो आपका कौन सा खंडित या अखंडित में हो जाएगा, और ये इन दोनों में से किसी एक को आप याद कर सकते हैं, और कल इसके हम प्रश्न हल करेंगे। धन्यवाद।